दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का भाग 1। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सामान्य विज्ञान में दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पोर्शन आते हैं, लेकिन इनमें से जो अधिकतर प्रश्न हैं वो जीव विज्ञान खंड से ही पूछे जाते हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान भाग 1। सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की प्रमुख उपशाखाओं यानी ब्रांचेज के बारे में। पहला प्रश्न है दोस्तों, वीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो वीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती या अंगूर के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, ये केचुआ पालन से या केचुए से संबंधित जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है वो केचुए से खाद बनाने की प्रक्रिया होती है वर्मी कंपोस्टिंग, और वर्मी कल्चर में केचुए के पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा यानी सॉइल का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन का विज्ञान है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जनांकिकी या डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, जीवाश्म वनस्पति या पैलियोबॉटनी, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत क्या होता है? ये पौधों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है और यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये है एथनोलॉजी। और सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलिरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, वेजी कल्चर में नहीं। याद रखिएगा, वेजी से सब्जी होती है, वेजिटेबल से, लेकिन सब्जियों का अध्ययन ओलिरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ये सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। हाइड्रोपोनिक्स कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी ऐसे पौधों का संवर्धन जो बिना मिट्टी के यानी जल आदि के द्वारा, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ जो है जल के पात्रों में मनी प्लांट या अन्य प्रकार के इस तरह से पौधे उगाए जाते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत केवल जल से मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जंतु विज्ञान या जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आइए जानते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो जीव विज्ञान की शाखा है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। इसके जनक या पिता अरस्तु कहे जाते हैं। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर हैं इसके जनक। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान जिसको कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है, तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं। और वर्तमान में जो द्विनाम पद्धति है जीवों के नामकरण की, उसके जो है शुरुआतकर्ता कैरोलस लीनियस ही हैं।
रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज दोस्तों विलियम हार्वे ने की थी। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी की खोज रॉबर्ट हुक ने। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन ह्यूगो डू ब्रिज इसकी खोज किए थे। कवक विज्ञान या माइकोलॉजी की खोज या इसके जनक एंटन डी बेरी हैं। दोस्तों पादप शरीर क्रिया विज्ञान या प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफेन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है ब्लड के ग्रुप्स की खोज की थी। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिशन। आनुवांशिकी ग्रेगर जारमेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक दोस्तों T.H. मॉर्गन को माना जाता है। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान तो जो इंडियन पैलियोबॉटनी है इसके खोजकर्ता या प्रारंभकर्ता बीरबल साहनी थे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी पाल बर्ग। शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी इसका अध्ययन सबसे पहले विलियम हेनरी हार्वे के द्वारा किया गया था। और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. अयंगर को माना जाता है। इंडियन इकोलॉजी या भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। औषध विज्ञान या फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी या माइक्रोस्कोपी एंटनी वान ल्यूवेन हाक। जीन चिकित्सा के जनक दोस्तों एंडरसन है। याद रखिएगा जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी जो है इसके जनक एंडरसन है। दोस्तों जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अगला देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। दोस्तों घास विज्ञान जिसको कि एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, इसमें घासों का अध्ययन और पालन पोषण किया जाता है। एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी इसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक संरचना या आंतरिक संरचनाओं के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी में दोस्तों पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी तो इसमें पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। और इकोनॉमिक बॉटनी ये आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक्सोबायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें अन्य ग्रहों पर यानी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें कृत्रिम जीन्स का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन होता है। और लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। तथा माइक्रोबायोलॉजी इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी इसमें माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। निमेटोलॉजी इसमें निमोटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। और पैलिनोलॉजी के अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी तो ये पादप रोगों के उपचार का अध्ययन इसके अंतर्गत। पैरासीटोलॉजी दोस्तों पोषक और परजीविकों के संबंधों का अध्ययन पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फार्मेकोलॉजी इसके अंतर्गत औषधि पादपों का अध्ययन होता है। और फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत शामिल होता है। टेरिडोलॉजी दोस्तों टेरिडोफाइट्स का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और देखिए फाइटोजियोग्राफी इसमें पौधों के वितरण और उसके कारकों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी तो अंतरिक्ष और वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत होता है। स्पर्मेलॉजी इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। और हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स आप जानते हैं इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन या बिना मिट्टी के ही बिना मृदा के ही पौधों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है।
वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बाद आइए जानते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटोमी के अंतर्गत विच्छेदन के द्वारा शरीर और विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी याद रखिएगा, इसमें जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी की परिभाषा यही दी जाती है दोस्तों कि जो है पर्यावरण में जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान इकोलॉजी कहलाता है। एंड्रोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है दोस्तों। और एंजाइमोलॉजी, इसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स शाखा के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षण और इसकी वंशानुगति का अध्ययन होता है। हीमेटोलॉजी में दोस्तों रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। मैमेलोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन होता है। और माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। और ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पक्षियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और पैथोलॉजी दोस्तों रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में शरीर पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाला परिवर्तन जो है उसका अध्ययन जरा विज्ञान या फिर जेरेंटोलॉजी कहलाता है। तो जेरेंटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था और बढ़ती हुई आयु का अध्ययन किया जाता है। अब आइए देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास। देखिए, जीव विकास या इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो ये थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रोमैग्नन मानव को आधुनिक मनुष्य यानी होमो सैपियंस का अंतिम पूर्वज माना है। दोस्तों वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। और ये जो जुरैसिक युग है दोस्तों या आर्कियोप्टेरिक्स है, ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी माना जाता है। इसमें सरीसृप और पक्षियों के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। और पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जो है नील हरित शैवाल की उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइबरनेशन। याद रखिएगा, हाइबरनेशन कहा जाता है शीतकाल में पशुओं के प्रसुप्ति काल को। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो स्टारफिश या तारा मछली में स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं जीवाणु में। दोस्तों डायनासोर जो है वो सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। तो जो डायनासोर थे जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि डायनासोर के जो जीवाश्म इधर उधर से मिलते हैं वो सरीसृप या रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे और इनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु और कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? तो ये है दोस्तों क्रोमैटोफोर्स जो है संरचना नील हरित शैवाल में पाई जाते हैं। अगला प्रश्न है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव पाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी दोस्तों। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले क्षार हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़ दोस्तों स्तनधारी वर्ग में आता है, पक्षी वर्ग में नहीं। चमगादड़ या बैट को उड़ने की कीट और क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन इसे स्तनपायी या स्तनधारी वर्ग में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। आइए जानते हैं कुछ साधारण नाम और उन चीज़ों के वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं होमो सेपियंस है। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस है। बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का पाइसम सटाइवम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ओराइजा सटाइवा है। देखिए, मटर का पाइसम सटाइवम और धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। चना का सिसर एरिएटिनम और गेहूं का ट्रिटिकम स्टीवम। गाय का बास इंडिकस और आम का मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला है कि मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोआयसनिन के कारण मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त पाया जाता है। दोस्तों मानव शरीर में जो हृदय होता है, मानव का हृदय, उसका बायां निलय प्रकोष्ठ पूरी तरह से ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, मानव हृदय का जो बायां निलय प्रकोष्ठ होता है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में और फिर पुनः संपूर्ण शरीर में भेजता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य होता है? तो ये होता है कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ये फफूंद की श्रेणी में आते हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज होता है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन दोस्तों कवक और शैवालों से निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम तत्व की भूमिका होती है। या फिर ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। दोस्तों अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं अधिकांश कीट। दोस्तों कुनैन, जिसे आप कुनैन जो होता है ये आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। ये सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है और मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है और मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन वर्णक। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान हैं? तो दोस्तों कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान सर्पों की विष ग्रंथियां होती हैं। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इनको शैलोद्भिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है। दोस्तों घटपड़ी एक पौधा है, पिचर प्लांट जिसे कहा जाता है। ये एक कीटभक्षी पादप है और इसकी पत्तियों के पड़ फलक जो होते हैं घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं और कीटों के भक्षण के लिए ये पिंजरे का काम करते हैं।
कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ये ऊंट है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये दोस्तों कोलोसल स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। अगला प्रश्न देखिए, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी में। दोस्तों हल्दी जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होता है और लेकिन उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। तो हल्दी जो है ये पौधे के तने से मिलता है, उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च में किसकी उपस्थिति के कारण तीखापन होता है? कैप्सेसिन नामक रसायन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ये है व्हेल। रेशम का कीड़ा या सिल्क वर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो ये प्यूपा की अवस्था में रेशम का कीट वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। दोस्तों गर्म रुधिर वाले समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो ये सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा या सी हार्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? सी हार्स मछली की श्रेणी में आता है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो ये है एकिडना। एकिडना स्तनधारी है, एक स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है बच्चे नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना और गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य को दोस्तों वानर गुणों से अलग करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य को वानर गुण से अलग कौन करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना और गूढ़ चिंतन और मनन करना। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है शुक्राणु। दोस्तों सील किस वर्ग का प्राणी है? तो सील स्तनपायी या स्तनधारी जंतु है। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्वेकर्स से प्राप्त होती है कार्क। डाल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? डाल्फिन स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अफीम या मार्फिन पोस्ते के पौधे से अधपके फल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों अफीम या मार्फिन जो होता है वो पोस्ते के पौधे के अधपके फलों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का प्रयोग किया जाता है गन्ने के रोपण में। लहसुन की गंध किसके कारण होती है? सल्फर यौगिकों की उपस्थिति के कारण। और शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है। दोस्तों जल और थल पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है। इसके अंतर्गत मेढक आदि जीव आते हैं। अगला है अधिपादप या एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर कर रहते हैं? तो ये यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं अधिपादप पौधे। टिक और माइट किस जीव के वंश से संबंधित है? ये मकड़ी वंश से संबंधित हैं। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जुगनू की चमक होती है। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों जीवाश्मों से जैव विकास के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला है जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सबसे पहले सेलामेंडर, फिर अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो रेप्टाइल्स या जो है दोस्तों सरीसृप जंतुओं में कंकाल पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। काकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है काकरोच और सिल्वर फिश में। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर विसर्जित किए जाते हैं? और ये अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो दोस्तों चमगादड़ वार्म ब्लडेड प्राणी है। ये नियत तापी प्राणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा पैलियोंटोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवाश्म या फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है, तो ये सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादपों या पौधों को हैलोफाइट्स कहा जाता है। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है और पेचिश का कारण बनता है। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है, जाइलम ऊतक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। दोस्तों डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, तो यस प्रावस्था में बनते हैं डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, तो ये है डायटम। पपीते का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो दोस्तों कैरिका जेंथिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण पपीते का पीला रंग होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो ये तने से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, लिमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसको कि भूरी या ब्राउन शैवाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, तो दोस्तों ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं, इसलिए पौधों, अचार या सब्जियों या कुछ जो है हमारे खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करने के लिए, परिरक्षण करने के लिए जो है अधिक नमक वाला जो घोल में रखा जाता है। अगला है दोस्तों, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, तो ये ग्लाइकोजन होता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो ये है गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ABPA क्या है, तो दोस्तों खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन बिस्फेनॉल A होता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को या खनिज युक्त जल से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है, तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से ही प्राप्त की जाती है। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर या एंजाइम होता है, तो इष्ट कोशिका में दोस्तों जाइमेस एंजाइम मुख्य होता है। अगला प्रश्न है, जब एक ही जीन दो या अधिक पौधों में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की, और ये मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जानते हैं वंशानुगत के नियमों का जनक जो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो ये था गार्डन पीपर। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो ये है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम बिकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अधिकांश एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। दोस्तों मोलस्का संघ, मोलस्का संघ क्या है, तो मोलस्का संघ के आने वाले जो जंतु हैं सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश, ये सभी मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अब आइए देखते हैं जीव विज्ञान का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है कोशिका से संबंधित प्रश्नों को। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लीहा या स्प्लीन में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, छिपकली में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में होती है।
पीट पिंड या कार्पस लेट्यूम कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अंडाशय में पीत पिंड पाया जाता है। संक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस कहा जाता है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अंतर्गत कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। अगला है दोस्तों, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये पादप और जंतु कोशिका में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि हाइपरप्लासिया कहलाता है। जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने। और अगला है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे प्रभाविता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये राइबोसोम है। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र मानव जीन में होते हैं। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की रचना का घटक होता है? तो पौधों के कोशिका भित्ति की रचना में मुख्यतः कैल्शियम होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। और किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? दोस्तों जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पत कोशिका में पाया जाता है? ये है हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। और दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम के कोशिकाओं में एकत्र होने से स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गाल्जी काय को दोस्तों ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति की जो प्रकृति है वो पारगम्य होती है। अब आइए देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। तो ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ये केवल स्त्रियों में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। और पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। और सबसे बड़ी पादप कोशिका कैलेर्पोटैक्सीफोलिया है। दोस्तों पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु को निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या ओविडक्ट में संपन्न होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। कोशिका के बाद आइए देखते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न। ये देखिए प्रश्न है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण वृद्धि धीमी होती है? ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध और आम विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस पदार्थ में होती है? मूंगफली में। और शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन एंजाइम।
सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये है लगभग 45 ग्राम। और इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार या सलाइवा ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी या तीसी का प्रचुर किस चीज़ का प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत अलसी या तीसी होता है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो ये बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति इसमें होती है, इसलिए मछली को अधिक सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा या खराब हो जाता है। दोस्तों, फास्फोरस तत्व जो है शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य फास्फोरस करता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो साग वाले पौधों में लौह तत्व या आयरन की अधिक मात्रा होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? ये रेनिन एंजाइम है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। और अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, विटामिन ए और सी पपीता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी शामिल होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो ये दोस्तों ग्लूटेन होता है। गाय के दूध का पीला रंग इसमें उपस्थित कैरोटीन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। और अगला प्रश्न है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो आंवला और संतरा जैसे फलों में। दोस्तों, आंवला, संतरा और नींबू में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। और किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ये है विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से मुख्यतः हमें विटामिन मिलता है। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा एक गिलास पानी से या 1 लीटर पानी से किसी से भी कैलोरी ऊर्जा की मात्रा 0 ही होगी। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो उसमें एमाइलेज की उपस्थिति होती है, जिसके कारण दाने पकने पर या चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज सेकेराइड उपस्थित होता है दूध में। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर यानी यकृत को। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो दोस्तों, पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन ऐसे आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। तो शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो दोस्तों, विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो कार्ड, लीवर आयल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि से विटामिन ए प्राप्त होता है।
मनुष्य में विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार की कमी, इसके अलावा कार्निया और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, और घाव के भरने में विटामिन सी सहायक होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो थायमिन विटामिन बी 1, इसका रासायनिक रूप विटामिन बी 1 का रासायनिक रूप थायमिन होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? दोस्तों जल में विटामिन बी और सी घुलनशील हैं। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों के कारण होते हैं? तो विटामिन बी 3 और विटामिन सी की कमी से पेलाग्रा और स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। दोस्तों रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा विटामिन के आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनने के लिए। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन या बी 1, ये अनाज के छिलके में पाया जाता है। दोस्तों भोजन में हमारे रेशों का क्या महत्व है? तो जो फाइबर युक्त आहार लेने की बात की जाती है उसका महत्व क्या है? तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है, और रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घमात्रिक खनिज कौन कौन से हैं? ये है कैल्शियम, ये दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर के स्कंदन और तंत्रिकाओं और पेशियों में ये महत्वपूर्ण है। फास्फोरस दोस्तों जो होता है दांतों और हड्डियों की रचना तथा अम्ल क्षार के संतुलन में महत्वपूर्ण है। गंधक अनेक अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन और विटामिनों के घटक गंधक है। पोटेशियम ये अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करने का कार्य करता है। क्लोरीन तत्व जो है ये जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करती है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन और जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। और मैग्नीशियम जो है ये ग्लाइकोलाइसिस और एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों में सह घटक का कार्य करती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख खनिज और उनके स्रोत। लौह ये केला और खजूर से, पोटेशियम पालक से, आयोडीन युक्त सामान्य नमक या समुद्री नमक से, और कैल्शियम दूध और अंडे से प्राप्त होता है। कौन सा तत्व दोस्तों किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो यह है मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। आंवला दोस्तों विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक संतुलित आहार में विटामिन पोषक तत्वों को किस अनुपात में होना चाहिए? तो आधा भाग प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट संतुलित आहार के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? तो ये वसा में। और किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि और बौना रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए है। और विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आइए देखते हैं विटामिन के प्रमुख कार्य क्या हैं। दोस्तों विटामिन जो हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा भी करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये कैरोटीन युक्त फल, यकृत और अम्लीय श्लेष्मा कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एप्थीलियम स्तरों की वृद्धि और विकास विटामिन ए के द्वारा किया जाता है, और इसकी कमी से कार्निया और त्वचा की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है।
विटामिन डी, इस विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये मक्खन, यकृत, मछली के तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि करने का कार्य करता है। इसकी कमी से रुकेट्स या सूखा रोग, या जिसको कि ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है, ये हो जाता है। विटामिन ई दोस्तों, इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल है। ये तेल गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में मिलता है। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और वसा में घुलनशील अंतिम विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया से इसकी प्राप्ति होती है। यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करता है। और चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी1 थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अनाज, फली, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स के घटक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा की उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम का घटक होता है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बी2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, ये पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस से मिलता है। और एफ तथा एफ का घटक होता है। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी2 जो है वो निकोटिनिक अम्ल कहलाया जाता है। ईस्ट, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, मटर, मेवा और फलियों से होता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। और एनएडी और एनएडीपी का घटक होता है। विटामिन बी2 की कमी से ही दोस्तों बी3 की कमी से ही पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी5 या पेंटोथिनिक अम्ल अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना से होता है। कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। और विटामिन ए का घटक होता है जो कि चर्म रोग, वृद्धि का कम, बाल का सफ़ेद, जनन क्षमता में कमी, इसकी कमी से हो जाती है। विटामिन बी6 या पायरिडॉक्सिन जिसको कहते हैं, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत से मिलता है। अमीनो अम्लों के उपापचय में ये सह एंजाइम का कार्य करता है। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन होती है। विटामिन बी7 या जिसको कि बायोटीन कहा जाता है, दोस्तों मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इसके प्रमुख स्रोत हैं। वसी और अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण में ये उपयोगी होता है। और बायोटीन या विटामिन बी7 की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना इत्यादि हो जाता है। विटामिन बी9 या फोलिक अम्ल समूह, ये हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियों से प्राप्त होता है। और ये जो विटामिन बी9 होता है दोस्तों, ये रुधिर कणिकाओं यानी रक्त कणिकाओं की वृद्धि के निर्माण में और डीएनए के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है। विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, ये मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध और आंत के बैक्टीरिया से ये प्राप्त होता है। और वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लियक अम्लों के संश्लेषण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साइनोकोबाल्मिन यानी विटामिन बी12 की कमी से रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विटामिन सी, ये दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आंवला, नींबू, खट्टे फल, अचार, सब्जियां, आलू और अन्य फलों में ये पाया जाता है। और अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं और हड्डियों के मैट्रिक्स में विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी कमी से मसूड़ों के सूजन, स्कर्वी रोग और मसूड़ों से रक्त आना जैसे जो है व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अब अंत में दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसका मुख्य कार्य जो है रक्त का स्कंदन करना और यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करना है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन के।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह जीव विज्ञान का भाग 1। इसमें आपने जीव विज्ञान से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को दोहराते रहिएगा ताकि परीक्षा में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।